हेलो दोस्तों, कहानी वाली काजल अनेक रूप मोह के कहानी का दूसरा भाग लेकर आपके साथ उपस्थित है। आपने अब तक सुना, दर्शना को अचानक शशिकांत नाम का एक नौजवान मिला और पता चला कि वो बचपन में अनाथ हो गया था। उसके ताऊजी ने उसको पाला है। उसकी एक बहन है जो मैरिड है, शादीशुदा है, शारदा। और धीरे धीरे दर्शना शशि और शारदा के साथ में बहुत घनिष्ठ हो गई। उनके घर आने जाने लगा। सारा परिवार उसको पसंद करता। उन दोनों भाई बहनों का उसके घर में एक पारिवारिक सदस्य से भी बढ़कर स्थान बन गया था। और उस दिन दर्शना अकेली थी। आगे सुनते हैं। रात्रि की निस्तब्धता भयावह हो चली थी। शायद हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। उसी समय कॉल बेल बजी। दर्शना ने उठकर बाहर झांका और चौंक गई। उसके मुंह से होठों से निकला, शशि तू इतनी रात को, क्या बात है? पहले गेट खोलो, मैं भीग रहा हूँ, कहीं जुकाम हो गया तो? दर्शना तत्परता से नीचे उतरी, गेट खोला। शशि भीतर आया, मोटरसाइकिल का इंजन बंद किया, फिर गेट भी बंद कर दिया। हैरान खड़ी दर्शना मूक बनी हुई उसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देख रही थी। उसका भयपूर्ण हृदय धक धक करने लगा। पूरे मकान में वो अकेली है। अंधेरी बरसाती रात है। शशि का रौब भरा, अधिकार भरा व्यवहार उसे अंदर तक डरा रहा है, संत्रस्त बना रहा है। एक बार विचार आया कि गेट खोलकर बाहर निकल जाऊं, मगर फिर सोचा इतनी रात में बरसात में किसके घर जाए? पड़ोसी भी तो अपने अपने घरों को बंद करके सोए हुए हैं। मन ही मन दर्शना ने खुद को आश्वस्त किया, हिम्मत संजोई और ऊपर गई। देखा शशि सोफे पर निढाल पसरा हुआ था। दर्शना अपने मन के कुविचारों पर खुद ही शर्मिंदा हो गई। ममत्व से भरपूर हाथ शशि के माथे पर रखा और मधुर स्वरों में पूछा, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो इतनी रात? अरे अरे, तेरा माथा तो तप रहा है शशि, तेज बुखार है तुझे। ठहर ठहर, मैं चाय के साथ मेडिसिन देती हूँ अभी। दर्शना के स्वर में गहरी चिंता और व्यग्रता थी। उसको अनुभव करके शशि बोला, तुम तो बस जरा सी में व्याकुल हो जाती हो। दर्शना का संदेह और आशंका से भरा हृदय तत्काल ममता के सागर में डूब गया। ओह, बेचारा बुखार में भुन रहा है, पाँव छूने का भी तो होश नहीं रहा। कैसी माँ हूँ मैं? अरे, अगर आज इसकी माँ होती तो यूँ विचारों में समय को बिताने की बजाय इसकी सेवा में लग जाती। बेटा कहना बहुत सरल है, निभाना बड़ा मुश्किल है। स्वयं को धिक्कारती हुई दर्शना ने फुर्ती से बिस्तर लगाया। शशि का हाथ पकड़कर जबरन उसे खींचती हुई बिस्तर तक ले गई। मगर ये क्या? बिस्तर पर लेटते ही शशि ने दर्शना को अपने साथ ही बिस्तर में गिरा दिया। असावधान होने के कारण यह सब दर्शना समझ भी न सकी और क्षणांश में ही उसके होठों पर शशि के जलते होठ चिपक गए। उसकी फौलादी जकड़ ने दर्शना के सब रक्षा प्रयासों को विफल कर दिया। तूने मेरा सर्वनाश कर डाला। बोलने की सुविधा मिलते ही दर्शना के मुंह से रुदन फूट पड़ा। उन्माद में भरकर शशि ने उसके वस्त्र फाड़ दिए। उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर फुसफुसा कर पूछा, क्यों क्यों भला? अरे, धिक्कार है हम दोनों को, माँ बेटे के पवित्र रिश्तों को कलंकित करने वाले दगाबाज। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। दर्शना सिसकियाँ भरती हुई बोली, रिश्ते? हाँ 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 हाँ, इस दुनिया के सभी रिश्ते झूठे हैं, ढोंग हैं। एक ही रिश्ता है हम दोनों के बीच। तू है प्रकृति और मैं हूँ पुरुष। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे में समा जाएं तो इसमें कैसा पाप, कैसा सर्वनाश? अपने कुल गौरव और लज्जा के चिथड़े होती हुई देख रही थी दर्शना। कैसी बेबसी और आत्मग्लानि भरे थे वे क्षण। शशि का प्रलाप लगातार चले ही जा रहा था। तुम मुझसे नफरत करती हो? नफरत कर सकोगी? नफरत बोलो, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो। जिसको दीवानगी की हद तक चाहा,
उससे नफरत किस तरह करोगी? तुम कोशिश करके भी मुझे भुला नहीं सकोगी, मेरे मरने के बाद भी नहीं। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बात मत कह शशि। शशि के शब्द उसे शूल जैसे चुभते हुए मालूम दिए। अनायास ही उसकी हथेली शशि के होठों पर जा टिकी। इस पर मुस्कुरा दिया वह। बस बस, देख ली तुम्हारी नफरत। दर्शना बड़ी संकुचित हो उठी, जैसे नया नया चोर अपनी चोरी पकड़े जाने पर लज्जावनत हो जाता है। उससे कुछ उत्तर देते नहीं बना। मान लो सच्चाई को, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसीलिए तो भाग्य ने हमें मिलाया और एक दूसरे का इतना दीवाना बनाया। झूठे ये ढोंग छोड़कर कुदरत की आवाज़ को सुनो। खो जाओ मेरे आगोश में और मुझे भी डूब जाने दो अपने प्यार में। प्रकृति पुरुष से अलग रह ही नहीं सकती। आवेशित गर्म सांसों द्वारा कहे गए ये शब्द दर्शना सुन रही थी, मगर सुनकर भी उसकी बुद्धि कुछ निर्णय नहीं कर सक रही थी। जड़ीभूत मन मस्तिष्क में अव्यक्त संघर्ष छिड़ा हुआ था। कभी वह मूर्छित अवस्था में चली जाती तो कभी स्वयं की आत्मभर्त्सना में उलझ जाती। इतने समय में उसने कई बार शशि को दूर धकेलने और खुद को उसकी सुदृढ़ भुजाओं से मुक्त करने की बहुत कोशिश की, मगर सब व्यर्थ रहा। जब दर्शना की सुध-बुध लौटी तो उसने अपने कपड़े व्यवस्थित किए। सूर्य की चमकती किरणें आभास दिला रही थी कि एक प्रहर दिन चढ़ चुका है। टसकते दिल और टसकते शरीर से दर्शना उठी। पूरे मकान में सन्नाटा था। बाहर से गेट लगाकर शशि तो कब का जा चुका था। बिस्तर की चादर के नीचे एक मुड़ा तुड़ा कागज दिखा। घबराते हुए दर्शना ने उसे उठाया। लिखावट शशि की थी। जो कुछ हुआ उसका पश्चाताप बेकार है। मैं तुमसे अलग रहकर जीवित नहीं रह सकता और शायद तुम भी ऐसा ही अनुभव करती हो। तुम्हारा अपराधी बनकर अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? अगर तुम मुझे माफ़ करने और पहले की तरह हंसती मुस्कुराती हुई मुझसे मिलो तो ठीक, वरना मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। शहर वाले मकान पर सुबह 10 बजे तक प्रतीक्षा करूंगा। तुम नहीं आई तो। आगे के शब्द पढ़ने की शक्ति दर्शना में नहीं थी। शशि आत्महत्या कर लेगा, इस कल्पना से ही उसे चक्कर आने लगा। घड़ी की तरफ सहसा उसकी नज़रें उठी। 9:30 देखते ही तो जड़ता का स्थान चिंता ने ले लिया। हाँ, मुझे तुरंत जाना होगा, अन्यथा अनर्थ घट जाएगा। इसी समय गेट खुलने की आहट हुई। मम्मी कहाँ हो? लखनऊ से फ़ोन आया है, डैडी परसों आ रहे हैं। बड़े बेटे का स्वर था। उसने वो कागज़ जल्दी से अपने ब्लाउज में खोंस लिया। तब तक बेटा बहू ऊपर आ गए थे। बहू बोली, मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बड़ी सुस्त सुस्त लग रही हो। फीकी मुस्कान चेहरे पर पोतकर उसने दोनों को आश्वस्त करना चाहा, लेकिन बड़का तो बड़े चिंतित स्वर में कहने लगा, आप अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं मम्मी। डैडी आपकी हालत देखकर क्या सोचेंगे? हाँ, क्या सोचेंगे, यही तो मुझे भी फिक्र लगी है। दर्शना के होठों से अस्फुट से स्वर निकले। मगर मैं क्या करूं? जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए, अभी यही काम सबसे पहले। लो मैं चलता हूं आपके साथ। नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी, बस कपड़े बदल कर अभी चली मैं। बेटे को खुश करने की गरज से थोड़ा हंसकर उसने कह दिया। ऊपर से सहज सामान्य होने की चेष्टा में उसे बहुत बल लगाना पड़ रहा था। दिमाग में चिंतन के झंझावात चल रहे थे। समय बहुत कम था। 5-10 मिनट बाद वह घर से निकल पड़ी। डॉक्टर के पास जो जाना था, हाँ, उसका डॉक्टर उसका इंतजार कर रहा था। इस समय दर्शना की जान शशि की मुट्ठी में बंद थी और शशि के प्राण अटके थे दर्शना को अपने सामने देखने की हसरत में। इष्ट देव को मनाती हुई दर्शना जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई शशि के घर पहुंची। वहाँ भीड़ लगी देखकर उसके होश गुम हो गए। दर्शना को देखते ही सब एक तरफ हो गए, उसे रास्ता दे दिया। देखो ना मम्मी जी, शशि भैया को क्या हो गया? शारदा रो रही थी। कब से आपको पुकार रहे थे। भैया आंखें खोलो, ये देखो मम्मी जी आ गई हैं। शारदा बिलख बिलख कर बोल रही थी। दर्शना की हालत बड़ी विचित्र हो गई थी। आंखों से गंगा जमुना बह रही थी
और हृदय प्यासा था। उसने शशि को झिंझोड़ा, बोलना चाहा, मगर शब्द तो मानो मुंह से बाहर आना ही नहीं चाहते थे। बहुत प्रयास करके उसने शशि को आवाज़ लगाई। उसका मुख पीला पड़ा हुआ था, बंद पलकें कभी कभी कांप उठती थी। एक दो बार नहीं, कई बार पुकारने पर शशि के होंठ हिले, आंखें थोड़ी सी खुलीं, भींचे हुए जबड़े ढीले पड़े तो चम्मच से उसे पानी दिया। एक बार आंखें खोलकर फिर से बंद हो गईं। हालत में सुधार के लक्षणों से आसपास के सबको लोगों को तसल्ली हुई और डॉक्टर के पास जाने के बाद ख़त्म हो गई। धीरे धीरे लोग खिसकने लगे। कुछ देर बाद वह स्वस्थ हो रहा था। शारदा दूध गर्म करने चली अंदर। शशि का हाल देखकर दर्शना के होश गुम थे। दर्शना का हाथ अपने हाथ में सहलाता हुआ शशि एकटक उसे देख रहा था और दर्शना भी उसकी नज़रों को समुंदर में डूब चुकी थी। उसकी आंखें बोल रही थी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी कोशिश विफल रही। और दर्शना के नैनों की भाषा पढ़कर शशि की नज़रें बोली, तुम अगर नहीं आती ना तो कोशिश ज़रूर कामयाब होकर रहती। उस दिन दोनों एक शब्द भी नहीं बोले थे, फिर भी उनका वार्तालाप बराबर जारी था। शारदा के पति पेशे से डॉक्टर हैं। वो शशि को अपने साथ ट्रीटमेंट के लिए ले गए। दिल पर हजारों मन बजनी पत्थर रखे हुए दर्शना अपने घर लौट आई। अगले 2 दिन शून्य सी बनी हुई घर के कामों में लगी रही, बड़ी उदास उदास। कोई कुछ पूछ लेता तो जोर से चौंक जाती, निर्जीव निष्प्राण सी, प्रस्तर प्रतिमा की तरह। उसके पति देव भी उसकी बदली हुई मुखाकृति देखकर हैरान हुए। पहले तो सोचा कि मैं बाहर गया था, शायद इस कारण से, और इस विचार से उनको स्वयं के ऊपर थोड़ा गर्व भी हुआ। किंतु दर्शना की खोई खोई सी हालत जब वैसी ही बनी रही तो पति देव भी चिंतित हो गए। इलाज भी तो कराया, मगर बीमारी पकड़ में ही नहीं आई। शारीरिक रोग हो तो पकड़ में भी आए, यहाँ तो मन की बीमारी थी ना। 3 दिनों के बाद शशि आया तो क्षण भर को दर्शना के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, झपाके से जलकर फक से बुझ जाने वाली लौ की तरह। दूसरे ही पल उसका मुख विवर्ण हो गया। उसके अंदर में चलने वाला मंथन कोई नहीं जानता था। बाथरूम में बंद होकर उसने शशि का दिया हुआ कागज़ पढ़ा। लिखा था, 3 दिन कैसे बीते हैं बता नहीं सकता, फिर भी तुम जान सकती हो। आत्महत्या का प्रयास किया था मगर बच गया। जीवन एक भार है मेरे लिए, जिसे ढोना बहुत असंभव हो रहा है। अकेले में मिलने का कुछ जुगाड़ हो जाए तो थोड़ा चैन मिले। अभी मैं घर पर हूँ, वहीं रहूँगा, आ सको तो वरना। दर्शना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शशि से हेत लगाना उसके लिए ऐसी विकट समस्या बन जाएगा, अगर उसे पहले से पता होता तो वह उससे परिचय ही नहीं करती। उस घड़ी को कोसती रहती जब शशि प्रथम बार उससे मिला था। मम्मी मम्मी कहकर उसका आगे पीछे घूमना, आते जाते चरण स्पर्श करना, गुण गाते नहीं थकना, सबके ऊपर जादू सा आकर्षण फैला देना, घंटों घंटों गप्पे हाँकना। शशि की वे पहले वाली निष्कपट मुख मुद्रा उसकी निगाहों में नाचती रहती। वही सुखद समय जारी रहता अगर वह मनहूस रात नहीं आई होती। दर्शना के मन में तर्क वितर्क चलते ही रहते। जब भी वह बाथरूम में घुसती तो लंबे समय तक बाहर नहीं निकलती थी। घर के सभी सदस्य इस बात से बहुत परेशान थे। उस दिन भी बाहर से जब दरवाज़ा पीटा जाने लगा तब उसके विचारों पर ब्रेक लगा। जल्दी से निपटकर बाहर आई। शशि तब तक जा चुका था। अब वो बहुत कम बोलता था। दर्शना को घबराहट होती थी कि मुझे ही क्यों घूरे जाता रहता है, किसी को कुछ संदेह न हो जाए, इसलिए आंखें चुराकर इधर उधर हो जाती, मगर फिर भी कनखियों से तो शशि को ही देखती रहती। मम्मी आपने मेरी फ्रॉक नहीं सिली, आप रोज़ कहती हो मगर सिलती नहीं। नीलू ठुनक रही थी, लेकिन दर्शना जैसे सुनी नहीं रही थी। बच्ची खींच उठी। अपनी माँ में आए परिवर्तन को वह महसूस कर रही थी, मगर उसका बाल बुद्धि उस
परिवर्तन का कारण नहीं जानता था। बच्चों में अपनी बात मनवाने की जो एक सहज प्रवृत्ति होती है, उसी से प्रेरित होकर वे अपनी कॉपी किताबें लेकर आई और दर्शना से होमवर्क कराने की जिद करने लगी। जब समझाने से नहीं मानी तो दर्शना झुंझला उठी, उसे पीटने को चली। तभी बहू ने नीलू को पुचकार कर कहा, आओ नीलू, मैं कराती हूँ तुम्हारा होमवर्क। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें रेस्ट करने दो। नीलू बड़बड़ाती रही, अपना अधिकार छिन जाने का रोष जताती रही और दर्शना वो तो अपनी गुत्थियों में ही उलझी रही। घर के सदस्यों में एक प्रकार का असंतोष पनपने लगा था और दर्शना जानकर भी अनभिज्ञ जैसी बनी रहती। अपने आप पर उसका वश जो नहीं रहा था। एक दिन तो हद हो गई। सभी परिवारजन घर की छत पर सोए हुए थे। किसी के स्पर्श से दर्शना चौंक कर उठी। चीखे उससे पहले ही उसका मुंह एक मजबूत हाथ से ढक दिया गया और फुसफुसाहट से उसने जाना कि वो शशि था। घबराकर चारों तरफ देखा। सभी सदस्य घर के गहरी निद्रा में थे। शशि ने संकेत से बताया उसे कि पाइप द्वारा ऊपर चढ़कर पहुंचा हूँ। वह नीचे उतर चला सीढ़ियों से। अवश्य लाचार दर्शना भी उसके पीछे पीछे चली। कमरे में जाकर क्रोधित दृष्टि से उसे घूरने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो चुका था। शशि ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा लिया और प्यासी नज़रों से उसे निहारता रहा। उसकी दृष्टि में न जाने कैसी कातरता थी कि दर्शना का क्रोध खुद से ही कम होने लगा। थोड़ी देर तक दोनों उसी स्थिति में बैठे रहे। समय का जैसे भान ही नहीं रह गया था। तभी घड़ी में 3 टंके लगे। दर्शना ने उसे जाने का संकेत किया। गेट खोलने से तो कोई जग जाता। बड़ी समस्या थी। शशि ऊपर छत पर ही चढ़ाया दबे पाँव और दर्शना की सांसें रुकने लगी। हाय, किसी की नींद खुल जाए तो। लेकिन शशि को तो जैसे कोई चिंता ही नहीं थी। हौले से दर्शना का हाथ दबाया और नीचे छलांग लगा दी। डर के मारे दर्शना ने आंखें मीच ली, दांत सख्ती से भींच लिए, वरना तो उसकी चीख निकल जाती। ठक ठक की ध्वनि हुई तो दर्शना ने नीचे झांका। नीचे खड़ा हुआ शशि हाथ हिलाकर विदा हो रहा था। मंत्र मुग्ध सी वह भी हाथ हिला रही थी, यंत्र चालित कठपुतली की तरह। 2 मंजिल ऊंची छत से छलांग। हाय, मेरे कारण प्राण हथेली पर लिए फिरता है। मुझसे सच्चा नेह है तभी तो। कल्पना के पंखों पर उड़ती दर्शना कब सोई और कब नींद में भी वहीं जा पहुंची, उसे कुछ मालूम नहीं चला। सुबह देर से उठी, सिर में भारीपन था। नीलू स्कूल जा चुकी थी। दोनों छोटे लड़के नाश्ता कर रहे थे। बहू ससुर जी का नाश्ता लगा रही थी। पति उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। वह झेप गई। इतने में ही शारदा अपने पति के साथ आई। प्रणाम आदि करने के बाद उसने कहा, मम्मी जी, शशि के लिए लड़की देखने नैनीताल चलना है। कल 10 बजे की गाड़ी है। हाँ, तो साथियों, आज की कहानी का ये जो भाग है, ये आज यहीं तक हम सुनेंगे और इसके आगे का जो किस्सा है वो